सर, हज के इंतज़ामात के बारे में बताइएगा, कैसे इंतज़ामात रहे? हज मिशन कंक्लूड हो गया तकरीबन, बाकी थोड़ा सा रह गया है, तो उसके बारे में कुछ तफसील से बताइएगा। जी अल्हम्दुलिल्लाह हज के इंतज़ामात देखें, जांचने के तरीक़ेकार होते हैं कि आपके इस साल का हज कैसा रहा। हम ज़्यादातर तो ये जान सकते हैं हाजियों की फ़ीडबैक के थ्रू। क्या हमने 80,000 लोगों से फ़ीडबैक ली है या नहीं ली है? नहीं, हमने नहीं ली है। क्या आपके पास कंप्लेंट्स हद से ज़्यादा आई हैं या कम आई हैं, ये भी कुछ नहीं कह सकते। लेकिन जो कंप्लेंट्स आई हैं उससे आप अंदाज़ा ज़रूर लगा सकते हैं कि यार फूड की कंप्लेंट्स हैं, अकोमोडेशन की है, ट्रांसपोर्ट की हैं। ये कितनी कंप्लेंट्स आई हैं? 100 आई हैं, 150 आई हैं, 200 आई हैं, 500 आई हैं। अगर 1000 भी मिसाल के तौर पे ये कंप्लेंट्स आई हैं, तो वो बहुत स्मॉल परसेंटेज है। और हमने जो देखा है फ़ेसबुक के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, या जो हमारे तक कंप्लेंट्स पहुंची हैं, वो कोई इतनी ज़्यादा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं अपने पिछले जो है प्रीडिसेसर से पूछता हूँ, बात करता हूँ, तो मोर और लेस उसी नेचर की कंप्लेंट्स आती हैं। सबसे ज़्यादा हमारी कंप्लेंट्स अगर देखें तो वो मशायर में आई है, जहाँ पे ख़ास तौर पे कहीं बेड की अवेलेबिलिटी नहीं थी, कहीं बिजली चली गई, कहीं पे एयर कूलर काम नहीं कर रहा, कहीं पे खाना सही तौर से नहीं मिल रहा। लेकिन ये कंप्लेंट्स भी अगर मैं देखूँ तो पिछले 10 सालों का हज निकाल के देखूँगा तो उस सब में ये कंप्लेंट्स होती है, क्योंकि मशायर का एक स्पेशल इकोसिस्टम है। 20 लाख 25 लाख हाजी एक जगह पे जमा हो जाते हैं, और वहाँ पे बसें भी मूव करनी होती हैं, लोग ट्रेन पे भी जाते हैं, तो उसके अपने डायनामिक्स हैं। इसलिए मशायर में ये थोड़ी बहुत जो है कंप्लेंट्स होती हैं। और चूँकि लोग पहली मर्तबा हज के लिए आए होते हैं, उनका अंदाज़ा नहीं होता उनको कि किस किस्म का वहाँ पे माहौल होगा। बाकी दूसरी चीज़ें जो हमारे मिसाल के तौर पे जो 100% पाकिस्तान हज मिशन के डिस्पोज़ल पे है, जिनका अरेंजमेंट करना, वो हमारी बिल्डिंग्स हैं। यहाँ पे मक्का में जो है वो होटल्स लेना है, यहाँ पे इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट है या सलवार ट्रांसपोर्ट है जो हाजियों को बिल्डिंग से हरम पाक लेके जाती है, और यहाँ पे खाना। तो वो मोर और लेस अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी फ़ीडबैक आई है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिव्यूज़ आए हैं, कंप्लेंट्स भी आई हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि कंपैरिज़न हमेशा बनता है किसी न किसी के कॉन्टेक्स्ट में। क्या मेरे मुल्क की हाजियों की ज़्यादा कंप्लेंट्स हैं या किसी और मुल्क के भी हाजियों ने कंप्लेंट्स ऐसी की हैं? तो ये जब तक इन्फॉर्मेशन हमारे पास ना हो, हम नहीं कह सकते कि हमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया या बुरा परफॉर्म किया। बट नेवरदलेस मिसाल के तौर पे अगर कैजुअल्टीज़ की तादाद देखें मिना में या बशायर में या ओवरऑल इस साल, तो पिछले हज के जो 2-3 सालों का अगर मैं डेटा उठाऊं तो उससे कम, काफ़ी कम है कैजुअल्टीज़ इस साल। और अगर मैं पेशेंट्स की भी तादाद देखूं तो ऑन एवरेज इस वक्त तक मेरा ख्याल है कोई 1 लाख पेशेंट ने विज़िट किया होगा, जिसमें जो है रिपीट विज़िट्स भी होते हैं। और ये पिछले सालों के मुकाबले में बहुत कम है। शायद 2 लाख से ज़्यादा थे पिछले साल, या उससे पहले जो फुल स्केल हज होता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर पर्सनल हमारा इंटरेक्शन हुआ है, मेरा हुआ है, मिनिस्टर साहब ने विज़िट्स किए, सेक्रेटरी साहब ने विज़िट्स किए। कभी कभार मशायर के बाद आपके हज मिशन ऑफिस पे लोग काफ़ी आ जाते हैं, तो वो भी ऐसी कोई बात नहीं। तो जो एविडेंस बेस्ड एनालिसिस है, उससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह ये हज काफ़ी बेहतर गया है, और इसमें नंबर ऑफ़ कंप्लेंट्स या परसेंटेज ऑफ़ कंप्लेंट्स बहुत कम रही है पिछले सालों के मुकाबले में। उसकी बहुत सारी वजूहात ये भी हो सकती हैं कि ओवरऑल डेवलपमेंट या ओवरऑल मॉडर्न जो गैजेटरी है या जो टूल्स एंड टेक्निक्स है एनालिसिस के, वो भी बेहतर हो रहे हैं। और सऊदी गवर्नमेंट ख़ुद भी ट्रांसफॉर्म एक तरह से हो रही है, और बेहतर से बेहतर इंतज़ामात को जो है वो इंश्योर करने की कोशिश कर रही है। अब चूँकि ये हज एक तरह से वापसी की तरफ जा रहा है, मेन इवेंट हो गया, यहाँ से हुज्जाज की भी वापसी शुरू हो गई है मक्का से। कुछ लोग वापस अपने मुल्क पाकिस्तान जा रहे हैं, कुछ लोग मदीना की तरफ जा रहे हैं। तो किसी हद तक स्मूथ हो गया है। फिर इस टाइम तक हाजी को अंदाज़ा भी थोड़ा सा हो चुका होता है, जो जब वो शुरू में लैंड कर रहा होता है तो उसका एटीट्यूड या वो कुछ डिफरेंट होता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता मशायर के दिन भी जब वो देखता है तो उसको रियलाइजेशन हो जाती है कि जी वहाँ पे कितना मुश्किल टाइम गुजार के आए हैं, और यहाँ बिल्डिंग्स में जो है वो काफ़ी बेहतर टाइम गुजारे हैं।
बहरहाल ये आहिस्ता आहिस्ता जो है इंशाल्लाह अल्लाह ताला इन सबका हज कबूल करे। हमारी दुआ है कि मज़ीद कोई कैजुअल्टी ना हो या किसी किस्म की बदनज़मी या बदमज़गी ना हो। अल्लाह ताला इन सबका हज कबूल फरमाए और ये सेहत के साथ अपने मुल्क वापस चले जाएं। बाकी हर हज आपको कुछ न कुछ सिखा के जाता है, ठीक है ना। तो हमने भी इस हज से के ऑपरेशंस में बहुत कुछ सीखा है, जिसको हम इंशाल्लाह अगले हज पे अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, जिसमें कुछ टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस हैं कि हाजी के गुम होने के या उसके सामान गुम होने की प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाए। कुछ ऐसे मेजर्स लेंगे और हाजियों का जो डेटा है या उनकी जो रजिस्ट्रेशन है वो काफ़ी अर्ली स्टेज पे शुरू करनी पड़ेगी। आपको पता हो शायद कि 30 जून को सऊदी अरेबिया ने हमारे साथ अगले हज की डिटेल भी शेयर कर दी। तालीमात उन्होंने हमारे साथ प्रिपरेटरी जो डॉक्यूमेंट होता है वो उन्होंने शेयर कर दिया है और उसमें एक बिल्कुल नई बात जो इंट्रोड्यूस हुई है वो ये है कि ट्रेडिशनली मिना में हमें स्पेस जोग्राफिकल लोकेशन की हवाले से मिलता था कि भाई ये साउथ एशिया का स्पेस है, ये मिडिल ईस्ट का स्पेस है, ये यूरोप का स्पेस है। वो चीज़ उन्होंने ख़त्म कर दी है। उन्होंने कहा है कि इस वक्त स्पेस जो है वो जो मुल्क जितनी जल्दी अपने कॉन्ट्रैक्ट्स मुकम्मल करेगा, पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पे आपको स्पेस मिलेगा। अब आप ये नहीं कह सकते, अगर आपने देर से कॉन्ट्रैक्ट साइन किए, देर से कंक्लूड किए, तो इसका मतलब हो सकता है आपको ओल्ड मिना में स्पेस ही ना मिले, हो सकता है आपको सारा स्पेस न्यू मिना में मिले। अगर आप टाइम से पहले अपने सारे जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो कंक्लूड करते हैं और वीज़ा इशू कर लेते हैं, तो हो सकता है आपको 100% जो स्पेस है वो ओल्ड मिना में मिले। तो अब ये क्योंकि पहले तो हम समझ रहे थे कि इन्होंने ये कंपटीशन अपनी कंपनियों पे के लिए किया है कि ताकि उनकी सर्विस बेहतर हो, लेकिन अब ये कंपटीशन वो अपनी कंपनियों के लिए तो उन्होंने किया ही किया, लेकिन ये मुल्कों के दरमियान भी कंपटीशन कर दिया है कि जी आप में से जो मुल्क सबसे पहले अपनी सारे स्टेप्स कंप्लीट करेगा, पेमेंट्स करेगा, कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड करेगा और हाजियों को वीज़ा इशू करेगा, तो उनके लिए भी इन्होंने इंसेंटिव रख दिया। यानी जो मुल्क सबसे स्लो होगा परफॉर्मेंस में वो सबसे आखिर में जाएगा या उसके हाजियों को तकलीफ़ ज़्यादा होने के चांसेस हैं। और जो मुल्क ये सारे काम जल्दी या पहले मुकम्मल करेगा, अब ये सारे काम फाइनेंसेस से मुकम्मल होते हैं, ज़ाहिर है आपको पेमेंट्स करनी पड़ेंगी। तो हमें भी अगर बेहतर स्पेस अपने लिए लेना है मिना में, तो सरकार को पैसे भी, डॉलर्स भी जल्दी अवेलेबल करके हमें भेजने पड़ेंगे ताकि हम टाइम पे पेमेंट कर सकें। हमें अपनी प्लानिंग भी बेहतर बनानी पड़ेगी कि किस तरह की बिल्डिंग्स ली जाएं आगे, ताकि बिल्डिंग से बिल्कुल ही शिकायत ना आए। तो हमने एक प्लान बनाया हुआ है, काफ़ी सारा यानी इन अपने तजुर्बे से सीखा है। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो अगला हज जो है वो हम बेहतर तरीके से मज़ीद बेहतर कराने की कोशिश करेंगे। हर हज के बाद सऊदी गवर्नमेंट 2 एरियाज़ में कंट्रीज़ को नॉमिनेट करती है। पहला, दूसरा, तीसरा नंबर पे वो एक कैटेगरी होती है जिन्होंने सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट्स पूरे किए अपने उस पे, और दूसरी कैटेगरी होती है कि जिन्होंने अपने हुज्जाज के लिए बेहतरीन इंतज़ामात किए हैं। तो मेरी तो ख्वाहिश है कि अगले साल इन दोनों कैटेगरीज़ में पाकिस्तान का भी नाम आए, वो चाहे पहले, दूसरे या तीसरे नंबर पे आए, लेकिन आए ज़रूर, किसी एक कैटेगरी में आए। तो अब ये सारा पॉसिबल है जितनी हम अच्छी प्लानिंग कर सकेंगे। और उसके बाद ये हमेशा याद रखिए कि जो ऑपरेशंस हैं उनका ज़्यादातर क्वालिटी ऑफ ऑपरेशन बहुत डिपेंड करती है क्वालिटी ऑफ प्लानिंग पे। जितनी अच्छी प्लानिंग होगी उसका रिज़ल्ट उतना अच्छा यहाँ ऑपरेशंस पे पड़ेगा। तो मिनिस्ट्री के साथ भी डिस्कशंस हुई है, सेक्रेटरी साहब के साथ, मिनिस्टर साहब के साथ, वो भी बहुत सपोर्टिव हैं। इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि अगले साल जो है इससे भी बेहतर इंतज़ामात हों और हमारा हाजी जो है वो इससे भी ज़्यादा मुतमईन जाए इस सरज़मीन से। मदीना के बारे में थोड़ा सा बताइए कि मदीना के अरेंजमेंट्स को नेक्स्ट टाइम में आप बेहतर किस तरह कर सकते हैं? देखिए, मदीना का जो सिस्टम है ना वो इंटायरली मुख्तलिफ है मक्का से। मदीना में हम मरकज़िया जिसको कहते हैं उनमें एक लिमिटेड बेड की कैपेसिटी है और सारी दुनिया compete कर रही होती है उन बेड्स के अगेंस्ट। उसका सीधा सीधा फार्मूला एक ही है। अगर हमने मदीना में मरकज़िया के अंदर मैक्सिमम हुज्जाज को जो है वो अकोमोडेट करना है, तो वो पहले जो
फितरा होता है, पहला पहला जो साइकिल होता है फर्स्ट ज़िकात से शुरू होता है मेरा ख्याल, उसमें आपको सबसे ज़्यादा जो है ना हाजी भेजने पड़ेंगे। यानी हमारा टिपिकल एक फार्मूला ये है कि मिसाल के तौर पे अगर हमें 80,000 सरकार 50% लेती है तो तकरीबन 80-85 हज़ार हाजी मिलेंगे। और सऊदी तालीमात के हिसाब से आपने 50% लैंड कराने जद्दा में और 50% लैंड कराने मदीना में। अब 45,000 हाजी मदीना में आते हैं, तो मेरी सरकार से रिक्वेस्ट होगी कि जी मुझे आप 30 से 35 हज़ार हाजी जो है ना पहले फितरे में दें। अब ये सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं आपके फ़्लाइट शेड्यूल से। क्या आपके यहाँ ये तीनों चारों एयरलाइंस को मिला के कैपेसिटी है कि 30 से 35 हज़ार आप पहले हफ्ते में भेजें? क्योंकि पहले हफ्ते में मदीना के होटल खाली होते हैं, बहुत कम प्राइस पे आपको मिलेंगे। तो सारे हुज्जाज अगर 30-35 हज़ार पहले हफ्ते में आ जाते हैं मिसाल के तौर पे, तो उनको ज़्यादातर को मरकज़िया मिलेगा। अगर दूसरे साइकिल में आपके 10 से बढ़ जाएंगे, 10,000 से ज़्यादा, तो फिर स्पेस मिलना मुश्किल है। क्योंकि सेकंड जो साइकिल है उससे ज़्यादातर मुल्कों के लोग आना शुरू हो जाते हैं, और फिर जैसे जैसे ये हज के करीब के दिन आते हैं ये मदीना में स्टे और एक्सपेंसिव होता जाता है। तो की टू सक्सेस फॉर मदीना यही है कि आप पहले साइकिल में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम हुज्जाज भेजें। उसके लिए कि ये ज़रूरी है कि आपकी फ़्लाइट्स अपने आप को इस तरह से ऑर्गेनाइज़ करें कि मैक्सिमम फ़्लाइट्स वो आपको पहले साइकिल में दें और जितनी जल्दी हो सके दें, क्योंकि फिर अपनी गाका से परमिशन लेनी होती है, लैंडिंग स्लॉट्स लेने होते हैं, तो वो जो उनको पहले इन्फॉर्मेशन देगा उनको स्लॉट्स पहले मिलेंगे, जो देर से अपना इन्फॉर्मेशन देगा वो उसको स्लॉट्स फिर सही नहीं मिलेंगे या उतने नहीं मिल सकेंगे। तो मदीना में पॉसिबिलिटी है आप रिलेटिवली लो कॉस्ट में हाजियों को मरकज़िया के अंदर ठहरा सकते हैं, लेकिन ये सारा डिपेंड करता है अपनी अपनी प्लानिंग पे, कितना जल्दी आप हाजी बुक कर लेते हैं, कितनी जल्दी आप फ़्लाइट शेड्यूल डिटर्मिन कर लेते हैं और कितनी जल्दी वो मदीना में शेयर करते हैं उन हज ग्रुप्स अकोमोडेशन ग्रुप से जो वहाँ पे आपको बेड प्रोवाइड करते हैं। ये जितनी जल्दी हो जाएगा उतनी जल्दी आप हाजी को वहाँ कंफर्टेबल करेंगे। ये अगर डिले हो जाएगा तो फिर आपको मरकज़िया के बाहर जाना पड़ेगा। मरकज़िया के बाहर जगह बहुत कम है, डिमोलिशन चल रही है और बहुत जो है लिमिटेड बिल्डिंग्स वहाँ पे अवेलेबल है। और सिर्फ ये हमारे साथ ही नहीं, जो भी मरकज़िया के बाहर ठहरेगा उसको इश्यूज़ ज़रूर आएंगे। ट्रांसपोर्ट के इश्यूज़ हैं, बिल्डिंग उस हवाले से नहीं बनी हुई है। एक हाजी आपका हिल्टन में ठहर रहा है, दूसरा एक ऑर्डिनरी होटल में ठहर रहा है, फिर उन दोनों का आपस में मिलाप होता है तो वो कहते हैं जी पैसे मैंने भी वही दिए हैं, मुझे उधर क्यों नहीं ठहरा। उसको तो इन सारे डायनामिक्स का पता नहीं है कि लिमिटेड स्पेस है मरकज़िया का, उसमें सारे एकदम से नहीं ठहर सकते। हमारा हज इसीलिए भी यानी जो लॉन्ग जिसको हज कहते हैं 45 डेज़ का, तो उसकी एक वजह ये भी है कि अगर आपने मदीना में मरकज़िया के अंदर ठहराना है तो ये आपको लॉन्ग हज रखना पड़ेगा। अगर आप शॉर्ट हज रखेंगे तो आपकी प्राइस बहुत बढ़ जाएगी और वो शायद हमारा एवरेज हाजी न दे पाए। क्योंकि ये सारे फैक्टर्स आपको जहन में रखने होते हैं, इसीलिए आप कोशिश करते हैं कि पहले और आखिरी हफ्ते में आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम हुज्जाज मदीना आएँ ताकि आप उनको मरकज़िया के अंदर अकोमोडेट कर सकें। सर, मदीना में बनिस्बत मक्का की निस्बत मदीना में फूड के इश्यूज़ और फूड डिस्ट्रीब्यूशन के इश्यूज़ बहुत ज़्यादा है, उसके लिए आप क्या हल निकालें? देखिए, शुरू में जब मदीना में फूड के प्रॉब्लम्स आए तो हमने थोड़ी सी इंटरवेंशन की और जो पॉसिबल हो सकता है इस कंडीशन में वो मेजर्स हमने अडॉप्ट किए। अब आप देखें कि जैसे मैंने आपसे कहा कि मदीना में जितने सारे होटल्स हैं वो बेड बाय बेड बुक करते हैं, तो इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि एक ही होटल में 6 मुल्कों के लोग रह रहे हो। जितना जितना आपको जैसे जैसे बेड मिलता जाए, एक 40 नमाज़ों के बाद निकलता है, अगला हाजी वहाँ पे आ जाता है। तो होटलों में ये इस हज के दौरान ऑलमोस्ट 100% ऑक्यूपेंसी चल रही होती है। लेकिन अगर किसी होटल में 5,000 लोगों की या 4,000 लोगों की गुंजाइश है तो उसका रेस्टोरेंट 4,000 लोगों के लिए नहीं बना होता, क्योंकि नॉर्मल डेज़ में होटल में हाजी आते जाते या जो ऑक्यूपेंट्स होते हैं वो आते जाते रहते हैं और कोई किस टाइम पे खाना खाता है, कोई किस टाइम पे खाना खाता है। हज के डायनामिक्स बहुत मुख्तलिफ हो जाते हैं। एक तो होटल पूरा भरा हुआ होता है और तकरीबन ज़्यादातर लोग एक ही टाइम पे खाना खाने के लिए निकलते हैं। अब इतना स्पेस है ही नहीं। आप रफली देखते हैं कि जी आपको अगर 1,000 हाजी आपने इस होटल में ठहराए तो आपको 300 लोगों का स्पेस मिल जाए ताकि आप खाना खिला सकें।
अब यहाँ पे थोड़ी सी एटीट्यूड और बिहेवियर की बात आ जाती है कि जी हाजी जो बहुत सारे मुल्कों के लोग हैं वो ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स रखते हैं। मसलन अगर किसी जो ऑर्गेनाइज्ड कंट्री है वो ये करेगा कि अगर उसके 900 बंदे होटल में ठहरे हुए हैं तो उसको पता होगा, वो 3 ग्रुप्स बनाएगा कि जी 300 पहले खाना खाएंगे, वो जब जाएंगे 15 मिनट या आधे घंटे वक्फे के साथ दूसरा आ जाएगा ग्रुप, वो खा के चला जाएगा, फिर तीसरा आएगा ग्रुप, वो खाना खा के चला जाएगा। हमारे लोग ऐसे नहीं करते, वो साथ ही इकट्ठे आ जाते हैं, फिर लड़ाई भी होती है। वो कहते हैं कि जी किस जगह आपने हमें होटल लेके जाए। मैं हिल्टन में रह के भी अगर आप शिकायतें करते हैं कि जी मुझे खाना नहीं मिल रहा या खाने की जगह नहीं है, तो ये अगेन आई वुड से कि ये मदीना के डायनामिक्स हैं जिनमें हमें अपने आप को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है। नेवरदलेस जब ये इश्यूज हुए थे शुरू में, तो फिर हमने थोड़ा सा ये देखा कि जी अगर पर हाजी सर्विंग का टाइम जितना कम हो सके उतना हाजी कम इरिटेट होगा। तो हमने ज़्यादातर वही जो हम खाना बूफे में रख रहे थे उसको पैक करा के वहाँ पे रखा, ताकि हाजी आए तो ट्रे में वो सारा खाना इंस्टेंटली उसको हैंड ओवर कर दिया जाए, फिर वो जाके वहीं रेस्टोरेंट में बैठ के खाए या कमरे में बैठ के खाए। इस तरह हमने डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट 2-3 बढ़ा लिए। पहले अगर एक बूफे लगा हुआ था तो हमने 3 लगवा दिए, ताकि 3 लोगों को एक ही वक्त में 3 जगह से अपना खाना मिले। तो ये जो ह्यूमनली पॉसिबल मेजर्स हैं वो हमने ज़रूर किए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मेरी एडवाइस यही होगी कि हमें थोड़ा सा अपने आप को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। तो अभी फिर दोबारा मदीना का टाइम शुरू हो रहा है। अभी जो पोस्ट हज है उसमें तकरीबन मेरा ख़्याल है कुछ 30-35 हज़ार हुज्जाज हमारे मरकज़िया के अंदर होंगे और 5-7 हज़ार हमारे हुज्जाज मरकज़िया के बाहर होंगे। हो सकता है यही कंप्लेंट्स दोबारा रिपीट हो रही होंगी, क्योंकि ये बाय नेचर जो है वो जो जगह है उसमें ये कंप्लेंट होनी ही होनी होती है, क्योंकि हाजी एक्सपेक्ट ये करता है कि जिस तरह घर में या किसी आम होटल में मुझे खाना मिलता है, जब चाहूँ जिस वक्त चाहूँ बैठ जाऊँ उस तरह मिले, तो ये उस तरह हो नहीं सकता। तो ये कांस्टेंट एक काउंसलिंग भी चल रही होती है हुज्जाज की, और दूसरी तरफ से हम जो कॉन्स्टेंटली इंगेज होते हैं किचन्स के साथ भी कि वो क्वालिटी को ना गिरने दें, और जो डिस्ट्रीब्यूशन है एफिशिएंसी है उसको भी कम ना होने दें, ज़्यादा मैन पावर एम्प्लॉय करें ताकि हाजी को कम से कम मुश्किल हो। लेकिन जैसे मैंने कहा कि एक तो ये हज भी है, हज में इतनी सारी जो दुनिया से लोग आते हैं, इतने सारे लोग इकट्ठे होते हैं, 20 से 22 लाख या 25 लाख लोग, वहाँ पे ये थोड़ी बहुत जो है ना डिफ़िकल्टीज़ वो एक नेचुरल फिनोमेना है, और इसको हमें हज के स्पिरिट में जो है ना वो बर्दाश्त भी करना चाहिए और खुदा का शुक्र भी अदा करना चाहिए कि इन सारी चीज़ों के बावजूद हम खैर खैरियत से अपने घर जो है हज अदा करके चले जाते हैं। हाजियों को अगले साल आने वाले या इस साल जो यहाँ पे मौजूद हैं उनको क्या मैसेज देना चाहिए? जी मैं तो हाजी को एडवाइस ये करूँगा कि जो इंटेंशन रखता है अगले साल हज करने की, वो अभी से यूट्यूब पे मुख्तलिफ़ वीडियोस देखना शुरू कर दे। बहुत सारे उलमा ने, बहुत सारे मास्टर ट्रेनर्स ने, बहुत सारे वेल इन्फॉर्म्ड लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस बनाई हैं जो हज के एक एक एस्पेक्ट को कवर करती हैं, एक एक मसले को कवर करती हैं कि आपको अपना बिहेवियर कैसा रखना चाहिए, आपको किन किन मुश्किलात का सामना हो सकता है हज के दौरान, और आपको अपने एटीट्यूड को किस तरह से ठीक रखना चाहिए। आपको मुख्तलिफ, मिसाल के तौर पे हाजी जो है वो उसको पता होता है कि जी मैं हो सकता है 4 के कमरे में ठहरूं या 6 के कमरे में ठहरूं। अब आपका जो रूममेट है वो पता नहीं किस और कल्चर का होगा, किसी और जगह का होगा, कम पढ़ा लिखा हो सकता है, ज़्यादा पढ़ा लिखा हो सकता है। तो आपको ये को एग्जिस्ट करना हज के टाइम पे, आपको ये थोड़े अरसे के लिए को एग्जिस्ट करना पड़ता है, क्योंकि आप अपने घर में नहीं बैठे हुए कि अपनी चॉइस के बंदे आपको मिले या उनके साथ आप गपशप करें। तो एक तो वो एटीट्यूड अपना थोड़ा सा ये अगर लेके आए हाजी कि मुझे वहाँ थोड़ी बहुत तकलीफ़ ज़रूर होगी, लेकिन अगर आप इस हज को आज से 30 साल पहले के साथ कंपेयर करें, 100 साल पहले के साथ कंपेयर करें, तो खुदा का लाख लाख शुक्र है आप उस हाजी से तो बहुत बेहतर हैं। तो एक तो ये इन्फॉर्मेशन हज के बारे में पूरी तरह लेके आनी चाहिए कि किस किस किस्म के मसाइल आ सकते हैं। दूसरा ये कि हमारी जो वहाँ पे ट्रेनिंग कैंप्स हैं उनमें फ्रीक्वेंटली ज़रूर विज़िट करना चाहिए, और इन्फॉर्मेशन को बार बार मांगना चाहिए मिनिस्ट्री से, समझना चाहिए। मिनिस्ट्री इन्फॉर्मेशन बुकलेट्स वगैरह भी छपवाती है, और
दूसरा ये कि हमारे साथ भी यहाँ के थोड़ा सा ताउन कर लिया करें। वो कहीं कहीं समझते हैं कि जी अगर मशायर में उनको बेड नहीं मिला या बिजली चली गई या इस तरह की कंप्लेंट्स, वो भी समझते हैं कि यार ये आप लोगों ने मैनेजमेंट नहीं की। लेकिन जैसे मैंने कहा कि जितनी बहुत बड़ी एक्सरसाइज है वो उस तरह से देखें कि हम इतनी बड़ी एक्सरसाइज का हिस्सा बन रहे हैं, तो थोड़ा सा अगर सब्र, थोड़ा सा तहम्मुल और थोड़ी सी बुर्दबारी ये अगर आ जाए। और हाँ, एक बहुत बड़ी बात, खुदा के लिए जो हमारी तालीमात हैं उसमें हज साहिब इस्तिताअत लोगों के लिए, और अगर सेहत इजाज़त दे। अब इस हज में कुछ ऐसे लोग आ गए जो डायलिसिस पे हैं, ऐसे लोग आ गए जो अपना कैंसर के मरीज़ हैं, ऐसे लोग आए जिनकी हार्ट कंडीशन थी। आप जितने सारे केसेस देखेंगे उनमें से ज़्यादातर आपको हार्ट पेशेंट है जिनकी डेथ। ऐसे ऐसे लोग आए जो 75 साल के हैं, उनके साथ कोई नहीं आया फैमिली में, न कोई बेटा, न भाई, न बहन। तो अब ये आप लोग उनके फैमिली मेम्बर्स को भी सोचना चाहिए था कि यार इस उम्र में क्या सेहत उनकी इजाज़त देती है या नहीं देती है। आप हज बदल करवा सकते हैं, मतलब दीन ने आपको एक सहूलत फराहम की हुई है कि आपकी अगर सेहत इजाज़त नहीं देती तो आप किसी नौजवान की तरफ से हज बदल करवा लें, उसको ये ज़िम्मेदारी सौंपें। तो गुंजाइशें मौजूद हैं। लेकिन जब आप खुदा न खास्ता वहाँ से एक ऐसी सीरियस हेल्थ कंडीशन लेके आते हैं तो वो हमारे लिए भी मसले का बायस बन जाती है। फिर दूसरे हाजियों की तवज्जो जो है कि बजाय आप हमारी तवज्जो का मरकज़ बन जाते हैं। तो जितना आप यहाँ पे अगर कुछ ना कुछ हो जाता है, कोई फ्लू हो जाता है, कोई मेडिकल कंडीशन हो जाती है, तो हमारे यहाँ बहुत बेहतरीन निज़ाम है हॉस्पिटल का और डिस्पेंसरी का। लेकिन हम ये आपके लिए कह रहे हैं, आपके अपने भले के लिए, कि आप दूसरे हाजियों पर भी बोझ न बने और अपना हज भी ख़राब न करें। इसीलिए 100% अगर आपको सेहत इजाज़त देती है तो तभी आप हज करने आए। बहुत शुक्रिया सर।